तो बात एमपी के गुना से आई एक हैरान करने वाली खबर की, जहां जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस ने कुछ इस कदर कहर बरपाया कि किसान पति और पत्नी ने जहर पी लिया। अब वीडियो वायरल हुआ तो सरकार की नींद टूटी और गुना के कलेक्टर और एसपी हटा दिए गए। तस्वीरें पुलिसिया कहर की हैं। ये तस्वीरें इंसानियत को पैरों तले रौंद डालने की जीती जागती निशानी है। मर जाएगी, इल्ली की दवाई थी, आप तो ले चलो। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक किसान दंपति के ऊपर पुलिस का कहर टूटा है। खाकी जब इंसाफ की जगह बर्बरता पर आमादा हो जाए तो कैसी तस्वीर उभरती है, ये उसकी बानगी है। ये तस्वीर है देश के गरीब किसानों की बेबसी की, उस पर बरसते हुकूमत के डंडे की। महिला रोती बिलखती रहती है, माफी की गुहार लगाती रहती है, लेकिन खाकी वर्दीधारी किसान के ऊपर लाठियां लगातार बरसाता रहता है। पुलिस की ये हैवानियत अंदर तक झकझोर देती है। अंधाधुंध बरसती लाठियों और बच्चों के रोने की आवाजें पत्थर दिल को भी पिघला दें। माता पिता की पिटाई से बच्चे बिलख रहे हैं, लेकिन इन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीज रहा। इन वर्दी वालों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि इनको साफ साफ दिखा पाना बेहद मुश्किल है। शिवराज के सुशासन को तार तार कर देने वाला, भावनाओं को झकझोर देने वाला ये वीडियो है मध्य प्रदेश के गुना का। देखिए किस तरह एक किसान और उसकी बीवी पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। किसान के बच्चों की बिलखते हुए ये आवाजें आ रही हैं। बच्चे जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस को सब कुछ नौटंकी नजर आ रहा है। पुलिस से पिट रहा ये किसान राजू अहिरवार है और ये महिला उसकी पत्नी है। जानकारी के मुताबिक गुना के जगनपुर में 20 बीघा जमीन सरकारी कॉलेज के लिए दी गई थी, लेकिन गब्बू पारदी नाम के भूमाफिया ने इस जमीन पर अतिक्रमण कर उसे राजू अहिरवार को किराए पर दे दिया था, जिस पर राजू खेती कर रहा था। पुलिस राजू से ये जमीन खाली कराने पहुंची थी। इस दौरान किसान दंपति की पुलिस वालों से झड़प हो गई। दोनों ने कीटनाशक दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। ये बताए जाने के बाद भी कि दोनों ने जहर पी लिया है, पुलिस वाले किसान दंपति और उनके बच्चों से बर्बरता करते रहे। अगर कंट्रोल में नहीं किया होता तो वहाँ पे अभी मृत्यु हो सकता था, तो और ये 2 केस नहीं और ज़्यादा बढ़ सकता था, तो इसलिए वहाँ पे वो नियंत्रण करने का बहुत ज़रूरी था। इसके वजह से अभी वो 2 लोग हैं जो किया है, उनको हम लोग एटलीस्ट इमीडिएटली हॉस्टल लेके भर्ती कर पाए। उनको हॉस्टल लेके जाने में भी वहाँ पे कुछ लोग वो हरकत कर रहे थे, वो अलाउ नहीं करेंगे, हॉस्टल ले नहीं जाएंगे। वो लोग कुछ लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा गंभीर स्थिति बन जाए। मर जाएगी, इल्ली की दवाई थी, आप तो ले चलो। प्रशासन ने आखिरकार किसान दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इन दोनों के साथ ही 7 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के लिए FIR भी दर्ज करा दी। बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस इतनी बेलगाम कैसे हो गई, जिसे आम लोगों की जिंदगी की कोई कद्र नहीं। गुना से विकास दीक्षित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और सीधे आपको गुना लिए चलते हैं। हेमेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी इस समय वहां पहुंच चुके हैं जहां यह पूरा वाकया हुआ। अब क्या सफाई है हेमेंद्र? सरकार ने 2 अफसरों पर कार्रवाई कर दी, लेकिन लड़ाई कार्रवाई से नहीं, लड़ाई सोच से। जी देखिए, सरकार ने तो बचाव में अपनी बचाव के लिए जो है, जब वीडियो वायरल हुआ, जब तमाम विरोध हुआ, उसके बाद एसपी और कलेक्टर को ट्रांसफ़र किया। इससे पहले कांग्रेस के
पूर्व जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी इसको मामले को ट्वीट करके उठाया। कांग्रेस चूंकि चुनाव में जा रही है, ग्वालियर चंबल डिवीजन में चुनाव भी होना है और चुनाव के लिए ये एक मुद्दा भी है क्योंकि एक दलित किसान के परिवार को इस तरह से पुलिस द्वारा अटैक किया गया है। मामला सिर्फ वहाँ पर जो अतिक्रमण है उसका नहीं है, क्योंकि अतिक्रमण इस व्यक्ति ने नहीं किया था। इसको तो बटाई पर जो है एक आदमी ने 2 लाख रुपए में ये ज़मीन दी थी और मॉडर्न साइंस कॉलेज के लिए ये आवंटित हुई है। 12 करोड़ इसके लिए सैंक्शन हुए हैं, कुछ खर्चा भी हुआ है, लेकिन इतने सालों में कोई काम नहीं हुआ है और इस वजह से जो है भू माफिया वहाँ सक्रिय है और इस भू माफिया ने इस दलित किसान को ठग करके जो है इससे ये बटाई पे जो है इसको ज़मीन दी। इसके बाद जब वो कोशिश करता है कि वो पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है कि उसका इसमें पैसा लगा हुआ है, मेहनत लगी हुई है, फसल कट जाने दीजिए, उसके बाद आप इसको ले लीजिए, तो पुलिस वाले नहीं मानते हैं और विवश होकर पुलिस वालों को रोकने के लिए उसको जहर पीना पड़ता है। ये वास्तविक स्थिति है और जो ये ट्रांसफ़र है और जो एक्शन सरकार कह रही है कि हम तो जो भी होगा बख्शेंगे नहीं, ये जो बातें कह रही है वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कर रही है। शुक्रिया हेमेंद्र, फिलहाल जानकारी वहां से देने के लिए। गुना में पुलिस के अत्याचार और इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिवराज सरकार सख्ती में आ गई है। विपक्ष सरकार के सुशासन के दावे पर सवाल उठा रहा है और सरकार कह रही है कि जांच करा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश की पहचान दलितों पर अत्याचार से आज होने लगा है। जो घटना घटी है बहुत ही दुखदायी है और ये सरकार जो बोली की सरकार है, सौदे की सरकार है, इस सरकार को इसकी चिंता नहीं है। घोषणाएं केवल घोषणा करी थी कि किसी गरीब से कोई जमीन का कब्जा लिया नहीं जाएगा, पर किसी नाम पर बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है। ये इस सरकार का सही चेहरा सामने आ रहा है। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि जंगल राज की शुरुआत है। कमलनाथ जी के सरकार में बनी तो 2 बच्चे सतना से अपहृत हुए, डेड बॉडी ही आई थी। हमारे लाख विधानसभा में चिल्लाने के बाद भी उनके यहाँ अपराधी पकड़े ही नहीं जाते थे, संरक्षण दिया जाता था। यहाँ तो तत्काल कार्रवाई होती है, कोई कितना भी बड़ा अफसर हो अगर लापरवाही करेगा तो नाप दिया जाएगा। और इसी के साथ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। बिहार में आज से 15 दिन का लॉकडाउन है। कोरोना से बिहार किस लापरवाही से लड़ रहा है, आज हम आपको कलई खोलने वाली तमाम कहानियां दिखाएंगे। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी पोल भी खुल गई है। गोपालगंज में सरकार ने 264 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया, लेकिन उसे जोड़ने वाली अप्रोच रोड ऐसे पानी में बह गई कि नया नवेला पुल किसी काम का नहीं रहा। इस इलाके का नाम बैकुंठपुर है, लेकिन यहां भ्रष्टाचार की वैतरणी बह रही है। इस पुल का हाल देखिए, बुनियाद की मिट्टी खिसक चुकी है, पानी में बह चुकी है। अब यह पुल पानी के बीच अकेला खड़ा है, ना लोग आ जा रहे हैं, ना वाहनों का शोर शराबा है। 8 साल लगे इस पुल को बनने में। पुल का जो और ये अप्रोच रोड जो है इस पुल का है, वो देखिए किस तरीके से ध्वस्त हो गया। कल जो गंडक नदी के ऊपर ये नया पुल बना था और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से गंडक नदी में जो कल पानी का दबाव बढ़ते जा रहा है, बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। उसके बाद कटाव बढ़ते गया और ये अप्रोच रोड का हिस्सा धीरे धीरे करते करते जो है आप देखिए पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो चुका है। जी हाँ, इस पुल का एक हिस्सा धराशायी हुआ और ये पूरा इलाका दूसरे इलाकों से कट कर रह गया। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर 70 घाट महासेतु है, जिस पर सरकार ने 264 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन जब अप्रोच पुल का ये हाल है तो 264 करोड़ के पुल का इस्तेमाल हो तो कैसे। 16 जून को इनॉग्रेशन किया गया था इस पुल का, लेकिन 29 दिन के अंदर ही आप देखिए किस तरीके से इस पुल का अप्रोच रोड जो है वो
ध्वस्त हो गया। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, थोड़ा सा हट जाइए भाई साहब, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक छोटा पुल है, ठीक है, और इस छोटे पुल के बाद थोड़ी दूर आगे आप जाइएगा तो एक और छोटा पुल है, और उसके बाद यानी कि मेन पुल जो है, जो 70 घाट पुल है, वो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। तो 70 पुल घाट जो कहा जा रहा था कि पुल टूट गया है, तो ऐसी बात नहीं है, पुल नहीं टूटा है, पुल बिल्कुल इंटैक्ट है, सुरक्षित है। लेकिन उस पुल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ये अप्रोच रोड जो उस पुल तक आपको ले जाता है, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ 29 दिन पहले 70 घाट ब्रिज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आन बान शान के साथ हाईटेक तरीके से उद्घाटन किया था। इलाके वाले खुश थे, लगा कि घूमकर दूसरे शहर पहुंचने का झंझट अब खत्म हो गया है। लेकिन बारिश का पहला झटका ही इस पुल को झकझोर गया और इसी के साथ 264 करोड़ का पुल भी पहुंच से दूर हो गया। मौका मिलते ही विपक्ष सवाल उठाने में लग गया। गोपालगंज में जो 70 घाट पुल है, जो 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन किया था। और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। और सवाल कई खड़े उठ रहे हैं कि ये 8 साल से ये पुल जो है ये बन रहा है और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। जो मैंने देखा है नेता प्रतिपक्ष का बयान, झूठ का पुलिंदा। जो 70 घाट पुल है, उस पुल में कोई टूटन नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर बांध के अंदर जो माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, 3 माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, उसमें एक माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव के कारण कटा है। पुल को बनने में पूरे 8 साल लगे थे। देर पर देर के बाद पुल खड़ा तो हो गया, लेकिन बनाने वालों ने यह नहीं सोचा कि पुल तभी कारगर होगा जब उसे जोड़ने वाले रास्ते पुल भी दुरुस्त रहे। सुनील तिवारी के साथ रोहित कुमार, गोपालगंज, आज तक। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पुल के बहाने नीतीश सरकार पर सवाल उठा दिया। हमारी सहयोगी नेहा बाथम और मीनाक्षी खंडवाल ने आज उनसे बात की। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। तेजस्वी, एक तरफ तो कोरोना की मार है ही, उस पर हमने देखा किस तरीके से नीतीश सरकार बेपरवाह लापरवाह दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो पुल की तस्वीरें हैं ये वाकई बयां करती हैं कि कैसे भ्रष्टाचार में पूरा प्रशासन लिप्त है। कई बार खराब क्वालिटी का मटेरियल लगाया जाता है, 264 करोड़ की लागत दिखाई जाती है और ऐसे पानी में बह जाता है पुल। हाँ जी, आपने ठीक कहा कि 1 महीने में ये 70 घाट जो पुल है वो टूट गया है। सिर्फ पुल ही नहीं टूटा है, बल्कि जो जल संसाधन विभाग का जो बांध जो बना था वो भी साथ में टूटा है। और ये आम बात हो चुकी है बिहार में। बिहार में सब कुछ जो है भगवान भरोसे है। कुछ साल पहले जो है मुख्यमंत्री को कहलगांव भागलपुर में एक उद्घाटन करना था डैम का, वो ठीक उद्घाटन से पहले भी वो ध्वस्त हो गया था, टूट गया था। बिहार में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। और आनंद फानंद में ये 8 साल लगे पुल को बनने में, 264 करोड़ रुपए का पुल बना और ठीक चुनाव आ गया तो उसको दिखाने के लिए जो है उद्घाटन करने लगे और ये पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। यहाँ मैं स्पष्ट रूप से ये मांग करूंगा कि इसकी गंभीरता लेनी पड़ेगी और गंभीर होकर के इसकी जांच करा करके और जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त तुरंत अविलंब किया जाए और कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और जो रिकवरी अमाउंट है जो रिकवर किया जाए, जितनी भी अमाउंट जो खर्च हुआ है इस पुल की लागत में लगभग 264 करोड़ रुपए, उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और ये बिहार जो है, अभी आप सब लोग देख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। कई गांव जो हैं वो डूब चुके हैं और इस तरह का हम लोगों को नज़ारा देखने को मिल रहा है कि पुल भी टूट रहा है और बांध भी टूट रहे हैं। और इस विभाग में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिना पैसे लिए हुए पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो कराई जाती है। तो आपको सीधे लिए चलते हैं उस जगह पर जहां का ये पूरा वाकया है, जहां विपक्ष कह रहा है कि देखिए पूरा पुल टूट गया और जहां सरकार कह रही है कि पुल नहीं टूटा है, केवल अप्रोच रोड टूटी है।
पुल टूटा कहना उचित नहीं है। अब मसला यह है, रोहित सिंह आप वहां पर मौजूद हैं, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हमने देखी, आप बता रहे हैं कि हां पुल इंटैक्ट है लेकिन पुल तक ले जाने वाली अप्रोच रोड टूट गई है। तो पुल किसी काम का है या नहीं, पहली चीज। और दूसरा, अगर सरकार यह कहती है कि साहब पुल नहीं टूटा, सड़कें तो पानी में बह जाती हैं, तो क्या मंत्री की, विभाग की, ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? 8 साल के अंतराल के बाद जो ये पुल बनकर तैयार हुआ था, और आप समझ लीजिए अप्रोच रोड टूट गया है, यानी कि ये 264 करोड़ का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल उसका पैसा पानी में बर्बाद हो चुका है। क्योंकि जब अप्रोच रोड टूट चुका है यानी ये पुल अब किसी काम का नहीं है। जब तक इसको रिपेयर नहीं किया जाएगा, कितने महीने लगेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी बाढ़ का मौसम है, ऐसे में रिपेयर करना बहुत मुश्किल का काम है, तो कितने साल भी लग सकते हैं नहीं कह सकते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का जो पैसा था 265 करोड़ रुपए आसपास, तो पूरा बर्बाद हो चुका है। और ये सिर्फ कह देना कि पुल का अप्रोच रोड ही केवल टूटा है इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल ये भ्रष्टाचार इसमें साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। जब ये सड़क निर्माण हो रहा था तो इसमें बहुत सारे बिहार सरकार के इंजीनियर्स भी लगे होंगे, पुल निर्माण विभाग के इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के देख रेख में पुल बन रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि उन्होंने इसकी क्यों नहीं निरीक्षण किया कि वाकई ये जो अप्रोच रोड है ये इतना मजबूत है या नहीं, ताकि अगर बाढ़ का पानी यानी गंडक नदी में जो अगर बाढ़ पानी बढ़ता है तो वो उसको ये झेल पाएगा कि नहीं, उतना मजबूत बना है या ये अप्रोच रोड, इसकी शायद निगरानी नहीं की गई हो, निरीक्षण नहीं किया गया हो। और इसीलिए आज हालात ऐसे हैं कि गंडक में जैसे ही जलस्तर बढ़ा, उफान पे नदी आई है, उसके बाद अप्रोच रोड का ये हिस्सा टूट गया है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पुल, जो आप कह रहे हैं कि पुल नहीं टूटा है, पुल बेकार हो चुका है, उस पर आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं। पैसे 265 करोड़ रुपए जनता के जो है वो पानी में बह चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो सरकार जो सफाई दे रही है, क्या मंत्री की, विभाग की, ठेकेदार की, बनाने वालों की जवाबदेही, जिम्मेदारी इस पर तय होनी बनती है कि नहीं बनती है? या ये कह के मान लिया बात खत्म हो गई कि साहब पुल नहीं टूटा, सड़क टूटी है और ये तो आपने गलत खबर दिखा दी? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और इसको जो है किसी के ऊपर इसको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई जिम्मेदार जरूर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी, वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो नाम आ रहा है, जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया है, उसके लोग इसमें शामिल थे। और फिर बिहार पुल निर्माण निगम जो है, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इस कंपनी, हैदराबाद की इस कंपनी को दिया था, उसकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसी के देख रेख में जो है इस पूरे पुल का जो है निर्माण हुआ था। और आप अपना पल्ला ये बोल के नहीं झाड़ सकते हैं कि पुल ठीक है, उसके अप्रोच रोड टूट गया तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक फुल प्रोजेक्ट होता है। उसमें पुल भी होता है, माइनर पुल्स भी होते हैं, उसमें अप्रोच रोड भी होता है। और अगर इसका कोई हिस्सा भी अगर टूटता है, बर्बाद हो जाता है, ध्वस्त होता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो जरूर तय होनी चाहिए। इसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गलती की है या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो अपना काम किया उसके बाद निरीक्षण जिसको करना चाहिए, पुल निर्माण के लोग, उन्होंने निरीक्षण नहीं किया ठीक तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल रोहित सिंह वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। हम चाहेंगे आप रहिएगा वहीं, क्योंकि 5 बजे दंगल होगा इसी विषय पर। बिहार में हाहाकार है, नीतीश कुमार है। हम फिर आपके पास लाइव आएंगे, उस समय तमाम नेता हमारे साथ बिहार के होंगे। जरूरी होगा आपका उस समय यहां लाइव मौजूद रहना, लेकिन केवल यहां पुल पानी से नहीं बह जा रहा है, कोरोना से जंग में भी देखिए बिहार कैसे पानी फिर जा रहा है। वहां पर अस्पताल खुद बीमार हैं, अस्पतालों के हालात बता रहे हैं कि मरीज भर्ती हो जाएं तो वो भगवान भरोसे ही घर वापस हो पाएंगे। हमारे पास बिहार के अस्पतालों की बदहाली की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये कैसा सुशासन है जहां डॉक्टर को ठेले से अस्पताल जाना पड़ता है? ये कैसी व्यवस्था है जहां लाशें अंतिम संस्कार का इंतजार करती हैं? ये कैसा सिस्टम है जहां दवा की दुकान के आगे मरीज दम तोड़ देता है? ये कैसा इंतजाम है जहां बीमार को लाचार और अछूत समझकर छोड़ दिया जाता है? बिहार में सुशासन के शहर की असलियत देख लीजिए। सुपौल के निर्मली का ये कोविड-19 केयर सेंटर है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है और डॉक्टर साहब ठेले पर सवार होकर मरीज का इलाज करने जा रही हैं। कोरोना को खत्म करने का पहला मंत्र है साफ सफाई, लेकिन बारिश का ये पानी 1 हफ्ते से रुका हुआ है। रुका हुआ पानी कई तरह के रोगाणुओं की जड़ होता है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। बिहार इस तरह कोरोना से लड़ रहा है। सुपौल के कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर और नर्सों को सलाम कीजिए, जो इस हालात में भी
इलाज करने अस्पताल आ रहे हैं। परेशानी तो पानी में जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। पानी लगा हुआ है, गंद करता है, खुद हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम इलाज क्या करेंगे। पानी इतना सड़ा हुआ है कि कुछ कहने लायक नहीं। आने जाने में दिक्कत होता है तो ठेला से जाते हैं, कभी पैदल भी जाना पड़ सकता है, जाते हैं हमारी एनएम को भी परेशानी है, ठेला से आना जाना पड़ता है। जब सिस्टम को ही कोरोना दबोच ले तो वही होता है जो इस अस्पताल में हो रहा है। टंके की चोट पर लॉकडाउन की एक और किश्त की मुनादी करने वाले नीतीश कुमार कोरोना से कैसे लड़ रहे हैं, इसकी बानगी देख लीजिए। देखिए ये 2 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं। देखिए ये 2 दिन से ये इतना बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। एक ये बॉडी है, अब ये देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये नालंदा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का हाल है, जहां कोरोना से मरने वालों के शवों को 2-2 दिनों तक अंतिम संस्कार का इंतजार करना पड़ता है। यह नौजवान अपने पिता की जिंदगी बचाने को लेकर कितना परेशान हुआ होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी बात गलत है, वो 2 दिनों की बात नहीं है, बल्कि एक दिन में ही 8 मरीज हम लोग के यहाँ डेथ किए थे। अब उन लोगों का जो भी डिस्पोजल की प्रक्रियाएं हैं ना, वो थोड़ी सी क्लमजी है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनको सीधे हम लोग परिजन को नहीं सौंप सकते और सारे शवों के साथ इस तरह से करने में समय तो लगता ही है। इसीलिए प्रोसीड्यूरल डिले इसको कहेंगे या प्रोसीड्यूरल टाइम कहेंगे। अब आरा के अस्पताल की तस्वीरें देख लीजिए। पूरे अस्पताल में पानी भरा है। मूसलाधार बारिश हुई तो कोरोना की टेस्टिंग के लिए दिए गए सैंपल पानी में बह गए। जरा सोचिए, बारिश का पानी और उसमें कोरोना के सैंपल, खतरा कितना बड़ा है ये समझा जा सकता है। पटना, आरा हो, दरभंगा, सहरसा हो, बिहार के अस्पतालों में जिंदगी तभी बच सकती है जब ऊपर वाले की मेहरबानी हो। जेडीयू के कार्यकर्ता का बनाए ये वीडियो देख लीजिए। आज मेरे जीजा जी का जान चला गया, कोई देखने नहीं आया। सुबह 7 बजे से मैंने भर्ती कराया था और कोई देखने नहीं आया। देखिए डॉक्टर चैम्बर ले जा रहा हूँ, कोई नहीं आया देखने के लिए, नहीं नर्स नहीं कोई। और इसी के साथ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये बताते हुए बिहार में हाहाकार है। नीतीश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।